हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। आज की कहानी सुनने के बाद आपके मानो होश उड़ जाएंगे। आज की ऐसी कहानी है। कभी भूतों को इंसान के गिरफ्त में गुलामी करते हुए सुना है? नहीं ना? तो चलिए, आज की कहानी ऐसे ही है। इस कहानी का नाम है दोस्तों, प्रेतों की गलती की सजा। तो चलिए, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है कि भाग्यशाली का हल भूत भी हाँकता है। खैर, यह तो एक कहावत है, पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई प्रेत 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप किसी ऐसे बिगड़ैल भयानक प्रेत को डांट कर अपना काम करवाएं जिसे देखकर अच्छों की धोती गीली हो जाए, तो इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। पर हाँ, यह कहानी कुछ ऐसी ही है। एक किसान कैसे एक प्रेत को अपने बस में करके अपना बहुत सारा काम करवाता था। कैसे कभी कभी वह प्रेत अपने प्राणों की भीख भी मांगते हुए गिड़गिड़ाता था। आखिर यह प्रेत उस किसान के चंगुल में फंस कैसे गया? क्या उसकी कोई मजबूरी थी, या किसान ने कोई तंत्र मंत्र करके उसके अपने बस में कर लिया था? खैर, इन पर से रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाने के लिए सीधे कहानी पर ही आ जाते हैं। बात तब की है जब रामेश्वर काका गबरू जवान थे। रामेश्वर काका के पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और खेती किसानी के लिए एक जोड़ी बैल हमेशा रखते थे। उनका मानना था कि अगर खेती अच्छी करनी है तो एक जोड़ी अच्छे बैल हमेशा दरवाजे पर ही होने चाहिए। उस समय रमेश काका भी खेती बाड़ी के साथ ही कुछ ऐसे और छोटे मोटे कामों पे अपने पिताजी की मदद करते थे। ऊख बुआई से लेकर धान के बीज का खेत बनाने में मदद किया करते थे। कोल्हुआड़ में गन्ने की पेराई से लेकर गुलवर झोंकाई तक हर काम रामेश्वर काका बखूबी करते थे। एक बार की बात है कि रामेश्वर काका को अपने टायर बैलगाड़ी पर भूसा लादकर अपने एक बहनोई के वहां पहुंचाना था। दरअसल उनके बहनोई का गांव एक नदी के खलार में पड़ता था, जिससे वह धान गेहूं और भी बहुत कुछ नहीं हो पाता था, जिसके चलते वह पशुओं को चारे के लिए लाले पड़ जाते थे। इसीलिए हर साल रमेश काका अपनी बैलगाड़ी पर भूसा, पुआल आदि लादकर इनके यहाँ पहुँचा दिया करते थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी पर भूसा भी लद चुका था। रमेश्वर काका नहा धोकर शाम को लगभग 7 बजे बैलगाड़ी लेकर निकल लिए। उन्हें अपने बहनोई के वहां जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और सुबह 4 से 5 पहुंचते थे। उन्होंने एक बाल्टी, एक लोटा और एक डोर अपने पास रख ली थी तथा साथ ही बैलों को खाने के लिए एक झोली में गेड़ की खाटी भी। रमेश्वर काका के बैल बहुत ही समझदार थे। जब वे एक बार रास्ते पर चल पड़ते थे तो गढ़वान को काफ़ी आराम मिलता था, क्योंकि यह बैल बिना हाके बराबर चलते रहते थे। इससे रमेश्वर काका को बार बार न बैलों को हाँकना पड़ता था और न ही सामने से किसी गाड़ी के आने पर साइड ही करना पड़ता था, क्योंकि आगे से किसी गाड़ी आदि के आने पर बैल खुद ही किनारे हो जाते थे। इतना ही नहीं, रामेश्वर काका कभी कभी
बैलगाड़ी पर झपकी भी ले लेते थे और बैल आराम से अपने मार्ग पर बढ़े चले जाते थे। रमेश काका को घर से निकले लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके थे। रात के 10 से 11 बज चुके थे और अब वे जिस कच्चे सुरहुरिया रास्ते से जा रहे थे वह रास्ता पूरी तरह से सूना हो गया था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी अंधेरा था। मैं पूरी तरह गहरी नींद में सोने के लिए व्याकुल हो उठा। दूर दूर तक सन्नाटा और उस रास्ते के किनारे उगे हुए बड़े बड़े घास फूस और कुछ छोटे छोटे बड़े पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर इससे रमेश काका को क्या फर्क पड़ता। उन्होंने तो इससे भी अधियारी रात में दूर दूर तक, यहाँ तक कि बीहड़ इलाकों से होकर भी जाने की आदत थी। बैलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी पर वह रुकने वाले नहीं थे, बढ़े चले जा रहे थे। अपने मार्ग पर बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रमेश काका कमर को थोड़ा आराम देने के लिए घिघुर कर झपकी लेना शुरू कर दिया। रात के उस सन्नाटे को चीरते बैलों के गलों में घंटी बहुत ही मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उस अंधेरी आधी रात में यह सुमधुर ध्वनि किसी को भी नींद की गोद में भेजने के लिए पर्याप्त थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बैल ठिठक कर रुक गए। बैलों के ठिठक कर रुकने से रमेश काका हड़बड़ा कर उठ बैठे। अंधेरे में उन्होंने कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से एक आवाज निकाली पर बैल फिर से 2 कदम चलकर रुके ही नहीं, रुककर थोड़ा पीछे भी हट गए, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। रमेश काका किसी अनहोनी की आशा से तुरंत कूदकर बैलों के पास आगे आ गए और बैलों के शरीर पर हाथ फेरते हुए चुचकारने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। इसके बाद रमेशर काका उस रास्ते पर आगे की ओर नजर दौड़ाई पर उस धुत अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर हाँ, ऐसा जरूर लगा कि आगे शायद कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं। उन्हें समझते देर न लगी कि आगे क्या माजरा है। रमेशर काका को रात बिरात ऐसी परिस्थितियों से बराबर सामना हो जाता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे इस अंधेरी रात में खेल खेल में मस्त थे। खैर रमेशर काका वहीं बैलों के पास ही रुककर आगे का माजरा देखने लगे और मन ही मन इन भूतों प्रेतों को कोस रहे थे कि इन्हें खेलने ही है तो और कहीं जाके खेलें या थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे वहीं रुककर इंतजार करने लगे कि भूतों प्रेतों का खेल जल्द से जल्द बंद हो और वे आगे बढ़ें। पर 10 से 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेशर काका तो पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे। उन्हें काहे का डर, और हाँ, उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्होंने पता कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाए तो यह भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया। वे अब बिना देरी किए बैलों के पगहों को पकड़कर बैलों के आगे आगे चलने लगे और अब बैल भी उन्हें
अपने आगे चलता देख धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत प्रेतों के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना हुई। वे सारे भूत प्रेत अब अजीब अजीब डरावनी आवाज निकालने लगे। बैल थोड़े सहम से गए, पर रमेश काका ने हिम्मत न हारते हुए बैलों को चुचकारते हुए उन्हें आगे खींचने की कोशिश करते हैं। जब रमेश काका थोड़ा आगे बढ़ते तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, पर रास्ते से हटना नहीं और फिर से भयंकर भयंकर रूप बनाकर डरावनी आवाजें करते। अब रमेश काका ने ताल ठोकते हुए उन भूतों प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों घिसक रहे हो। एक बड़ा भयंकर प्रेत ने भयानक आवाज करते हुए एकदम से रमेश काका के पास ही आ गया। रमेश काका तो पहले से ही पूरी तरह से सतर्क थे। उन्होंने बिना देर किए एक जोर का लात उस प्रेत को दे मारा और मारते पड़ते ही वह प्रेत तिलमिलाकर थोड़ा दूर हट गया। अब कुछ भूत प्रेत उस मार्ग के थोड़े किनारे हो गए थे और थोड़े थोड़े डर सहम से गए थे, पर अब और भी गुस्सैल लग रहे थे। अब रमेश काका की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कुछ इस भयावह अंधेरी रात में इस समय अब किसी व्यक्ति के उस रास्ते से आने जाने की कोई उम्मीद भी न दिख रही थी। और रमेशर काका सुबह तक का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। रमेशर काका को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और कड़बड़ कड़बड़ बोलते हुए, तुम इतने सारे और मैं अकेला, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ। यह कहते हुए रमेशर काका ठाका मारकर हंसने लगे और ताली ठोकते लगे। रमेशर काका का यह रूप देखकर भूतों को लगा कि यह तो उनका मजाक उड़ा रहा है। अचानक वही भयानक प्रेत जिसे रमेश काका ने एक लात मारा था आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उनसे अपने दोस्त भूत प्रेत से कहा कि तुम लोग अब तमाशा देखो, कोई भी आगे न बढ़े, मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रमेशर काका उसकी बात सुनकर थोड़े सहम पर हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने कितने सारे प्रेतों से टक्कर ली थी और सबको धूल चटाया था। इसके बाद रमेशर काका ने वहां खड़े सभी भूतों प्रेतों से कहना शुरू किया कि आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जो जवाब देते हो उस पर सदा कायम रहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता और कौन हारा इसका भी सही सही फैसला करेगा। इसके बाद रमेशर काका उस चुनौती स्वीकार वाले भूत की ओर देखकर बोले कि अगर मैं हार गया तो तू जो भी बोलेगा वह मैं करूँगा, सदा के लिए तेरा दास हो जाऊँगा। अब उस भूत से न रहा गया, उसने भी ताल ठोकी और बोला, मुझे भी मंजूर है, अगर मैं भी हार गया तो सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। इसके बाद तो बिना देर किए रामेशर काका और उस प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। कभी रमेश काका ऊपर तो कभी वह प्रेत। 10 मिनट तक लड़ते लड़ते दोनों थकने लगे थे, पर एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी जारी थी। अब रमेश काका को लगने लगा था कि वही वे कमजोर न पड़ जाएं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते लड़ते धीरे धीरे
पास खड़े बैलों की ओर बढ़ने लगे। अरे यह क्या? यह तो रमेश काका की एक चाल थी जो उस आत्मा पर भारी पड़ चुकी थी। दरअसल लड़ते लड़ते दोनों बैलों के बीच में आते ही पता नहीं बैलों को क्या हुआ कि वे अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकते पटकते अभी वह प्रेत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे लहूलुहान कर दिया। दरअसल वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से मार मार कर कुचल कुचल कर उसे अधमरा कर दिया। अब क्या उस प्रेत के कमजोर पड़ते ही रमेश काका उस प्रेत को दोनों बैलों के बीच से खींचकर बाहर लाए और उसे लिटाकर उसके सीने पर बैठ गए। भूत प्रेतों ने ही रमेशर काका के जीत की घोषणा की। अब वह प्रेत रमेशर काका का दास बन चुका था। रमेशर काका के जीवन में यह शायद ऐसी घटना थी जो शायद उस समय के किसी भी इंसान के जीवन में न घटी हो और न ही भविष्य में घटने। रमेशर काका का बहुत खुश थे पर पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। उन्होंने गमछे से अपना पसीना पोंछा और उस प्रेत से कहें कि अब हमारे बैलगाड़ी के आगे आगे चल। अब वह प्रेत करे भी तो क्या, जवाब दे चुका था और अपने जवान को तोड़ नहीं सकता था। कुछ दूर चलने के बाद रमेशर काका को लगा कि अगर ऐसे चलते रहे तो कल के दिन में 10-11 बज जाएंगे, बहनोई के गांव नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने एक तरकीब सूझी। उन्होंने बैलगाड़ी के आगे चलते चलते प्रेत को कहा, हाँक लगाए और उसे अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने उस प्रेत से कहा कि तेरी वजह से मैं काफी लेट हो चुका हूँ। अब एक ही उपाय है कि तू इस बैलगाड़ी में जुड़ और इसे खींचकर ले चल। अब प्रेत करे भी तो क्या करे। रमेशर काका ने बैलों को खोलकर उन्हें बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को बैलगाड़ी में जोड़ दिया। फिर वह प्रेत बैलगाड़ी को लेकर बढ़ा। जब भी वह प्रेत थोड़ा धीरा होता तो रमेश काका उसकी पीठ पर 2-4 डंडा बजाते और वह तेजी से भागने लगता। भिनसहरे करीब 3 से 4 बजे ही रमेश काका अपने बहनोई के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ही उनके बहनोई का घास फूस से छाया हुआ एक भूसैला था। रमेश काका ने अपने बहनोई को जगाना उचित नहीं समझा और उस प्रेत को आदेश देकर सारा भूसा उस भूसैले में रखवा दिया। प्रेत ने लगभग आधे घंटे में सारा भूसा भूसैले में रख दिया। बैलगाड़ी खाली हो चुकी थी और रमेश काका बैलों को बहनोई के ही नाद पर बांधकर सानी पानी कर दिए और खुद ही वहीं पड़ी एक बांस खटिया पर सो गए। 5 बजे के करीब जब रमेश काका के बहनोई जगे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि रमेशर तो बांस खटिया पर सोया है। यह कब आया और यह भूसा भी उतारकर भूसेले में रख दिया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस सब चमत्कार जैसा लग रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर बार रमेश काका के बहनोई खुद रमेशर काका के साथ मिलकर भूसा उतारकर भूसेले में रखते थे। खैर उनको क्या पता कि यह सब किसी भूत का कमाल है।
रामेश्वर काका आराम से जगे, पानी ओनी पिया, फिर बैलों को नाद से छुड़ाकर छांव में बांध दिया और उसी दिन फिर से रात को खाना ओना खाकर करीब रात के 11 बजे अपनी बहन के घर से चले, क्योंकि अब उनको पता था कि गांव पहुंचने में 10 से 12 घंटे नहीं पर 5 से 6 घंटे लग जाने वाले हैं। जी हाँ, फिर से रमेश काका जब बैलों को बैलगाड़ी में लेकर अपने बहनोई के गांव की बाहर पहुंचे तो सुनसान देखते ही बैलगाड़ी में से बैलों को खोलकर गाड़ी में पीछे बांध दिया और उस प्रेत को जोता लगाकर गाड़ी में जोड़ दिया। सुबह सुबह रमेश काका अपने गांव के पास पहुंच गए थे। अब उनको लगने लगा था कि कहीं कोई यह देख न ले कि बैल तो पीछे बंधे हैं और फिर भी बैलगाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने उस प्रेत को छुड़ाकर बैलों को गाड़ी में जोड़ दिया था और रमेश काका तो अब उस प्रेत से बहुत सारा काम करवाना शुरू कर दिए थे, पर सदा ध्यान रखते थे कि इसकी भनक किसी गांव वाले को ना लगे, नहीं तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले कहानी में।